नमस्ते साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग ठीक तरह से होंगे और अपना अध्ययन ठीक तरह से कर रहे होंगे। भारतीय राज्य व्यवस्था का यह 59वां व्याख्यान है और इसके अंतर्गत हम भारतीय संसद के कुछ वर्डेट, कुछ ऐसी शब्दावली को समझने का प्रयास करेंगे जो कि हमारी संसद में प्रयोग की जाती हैं और आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। हम ऐसी ही जो शब्दावलियाँ हैं अपने कुछ पिछले व्याख्यानों में अध्ययन कर चुके हैं। हालांकि बहुत सारी शब्दावलियाँ, बहुत सारे कार्य यहाँ पर होते हैं और सारी एक साथ पढ़ने में आपको कन्फ्यूजन हो सकती है। इसको आसान तरीके से व्यवस्थित रखने के लिए हम अलग अलग व्याख्यान में इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। आज के व्याख्यान में हम कुछ महत्वपूर्ण शब्दावलियों पर चर्चा करेंगे जिनके नाम कुछ इस प्रकार हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो क्वेश्चन आवर होता है उसको समझने का प्रयास करेंगे। हालांकि पिछले व्याख्यानों में इन सब चीज़ों के बारे में हम पढ़ते आए हैं तो आपको आसानी से इन चीज़ों को समझने में आसानी होगी। चलिए देखते हैं। और जीरो आवर के बारे में भी आपने पढ़ा है, फिर भी हम इसके बारे में और बेहतर तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। क्या मोशन होते हैं, पॉइंट ऑफ मोशन क्या कहलाता है, शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन क्या कहलाता है, स्पेशल मोशन क्या कहलाते हैं, हाफ एन आवर डिस्कशन क्या कहलाते हैं, रेजोल्यूशन, यूथ पार्लियामेंट इत्यादि प्रकार की जो भी यहाँ पर शब्दावलियाँ हैं इन सब के बारे में बेहतर जानकारी प्राप्त करेंगे और सारी चीज़ें आपको आसानी से समझ में आएंगी। सबसे पहले हम क्वेश्चन आवर की बात करते हैं तो प्रश्नकाल होता है। हम देख सकते हैं जैसे ही हमारी जो पार्लियामेंट होती है वह वर्क करती है तो उसका एक टाइम डिफाइन होता है, कितने कितने समय में इसके क्या क्या कार्य होने हैं। सबसे पहले हम देख सकते हैं कि प्रश्नकाल का जो समय होता है वह 11 बजे से 12 बजे तक का होता है। इसमें संसद यानी राज्यसभा और लोकसभा दोनों वर्क करते हैं प्रश्नकाल पर। इसके बाद हम देखते हैं कि शून्यकाल का समय आता है जिसमें आपातकालीन विषयों पर चर्चा की जाती है। प्रश्नकाल में प्रश्न पूछे जाते हैं, शून्यकाल में आपातकालीन विषयों पर चर्चा होती है। तो इसका जो समय होता है 12 से 1 बजे तक का समय होता है। यहाँ तक हमने समझा कि 11 से लेकर 1 बजे तक क्या होता है, पहले प्रश्नकाल फिर शून्यकाल। इसके बाद हम देखें तो 1 बजे से 2 बजे तक का जो समय होता है वह लंच का समय होता है। अब हम देख सकते हैं कि जो रियल वर्क है यानी यह जो कार्य हो रहा है वह भी महत्वपूर्ण है, लेकिन हम देख सकते हैं कि जो संसद का कार्य होता है एक्ट पास करना, एक्ट पर चर्चा करना, वह कार्य कहाँ पर होता है, 2 बजे के बाद प्रारंभ होता है। तो हम देख सकते हैं कि आगे इस प्रकार के कार्य होते हैं। प्रश्नकाल में 3 प्रकार के प्रश्नों को पूछा जाता है। अब हम देख सकते हैं कि जो प्रश्नकाल होता है, जो क्वेश्चन आवर होता है, इसमें 3 तरीके के प्रश्नों को पूछा जाता है। इसमें हम देख सकते हैं स्टैंडर्ड क्वेश्चन अभी आते हैं, अनस्टैंडर्ड क्वेश्चन आते हैं और शॉर्ट नोट क्वेश्चन आते हैं। तो इनके बारे में हम आगे थोड़े से अगली स्लाइड में इसके बारे में अध्ययन करेंगे। अब हम देख सकते हैं कि हमारे द्वारा जो चुने हुए सदस्य होते हैं यानी जो हमने एमपी यहाँ पर चुने हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जो कि लोकसभा में जाकर बैठते हैं, जो कि सत्ताधारी पार्टी से होते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 2 प्रकार के मेंबर होते हैं। कई पार्टियाँ यहाँ पर चुनाव लड़ती हैं। एक तो वो मेंबर होते हैं, एक वो होते हैं जो चुनी हुई पार्टी से निकल कर आते हैं। उनके प्रति जो उससे विपक्ष द्वारा प्रश्न पूछे जाते हैं। अब हम देख सकते हैं कि आगे जाकर जैसे ही हमारे जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का जो चुनाव होता है इसके बाद सत्ताधारी पार्टी और विपक्ष पार्टी दो पार्टियां निकल कर आती हैं। सत्ताधारी पार्टी जो बहुमत से होती है वह सरकार जाकर बनाती है और विपक्ष सामने विपक्ष की भूमिका को निभाता है। तो हम देख सकते हैं कि विपक्ष की भूमिका क्या होती है कि यह इनके जो पक्ष है या फिर सत्ताधारी पार्टी है उसके कार्यों पर नियंत्रण रखे, यह कार्य विपक्ष का होता है। तो विपक्ष के द्वारा सत्ताधारी पार्टी से प्रश्न पूछे जाते हैं जो कि प्रश्नकाल के समय में यहाँ पर कार्य करते हैं। अब प्रश्न पूछे जाने के क्या उद्देश्य हैं, या तो यह सत्ता में पार्टी है नहीं है फिर भी यह प्रश्न क्यों पूछती है, तो इनको जो हमारी संसद द्वारा, हमारे जो संविधान निर्माता है इनके द्वारा इनको पावर्स दी है प्रश्न पूछने की, तो यह क्यों दी गई है, तो इसके पीछे इनका उद्देश्य है लोकतंत्र की स्थापना करना। यानी हम देख सकते हैं कि जो विपक्ष में है वह भले ही पार्टी हार चुकी हो लेकिन हम देख सकते हैं कि उनको भी जनता द्वारा चुना गया है
और हम देख सकते हैं कि जनता द्वारा जब अपने नेता को चुना जाता है या किसी भी पार्टी को चुना जाता है तो दोनों अपनी विचारधारा के अनुसार होती हैं। जैसे आप कांग्रेस को भी वोट देते हैं और बीजेपी को भी कई लोग वोट देते हैं, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कांग्रेस के प्रति भी आपकी विचारधारा रही होगी और बीजेपी के प्रति भी आपकी विचारधारा रही होगी। बीजेपी यहाँ से जीत कर आ जाती है तो कांग्रेस की क्या प्रेजेंस होती है। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं विपक्ष की जो बड़ी पार्टी है वो कांग्रेस के रूप में स्थापित है। अब हम देख सकते हैं कि जनता द्वारा इन्हें भी स्थापित किया गया है। यह कुछ विपक्ष में रहकर इनकी भी कुछ ऐसी नीतियाँ होगी जो देश के कल्याण में होगी। तो हम देख सकते हैं इनके द्वारा यहाँ पर सत्ताधारी पार्टी से प्रश्न पूछे जाते हैं जो कि एक अच्छे लोकतंत्र की स्थापना करने के लिए आवश्यक है। संसद की प्रक्रिया को सुदृढ़ बनाने के लिए, यानी जो संसद की प्रक्रिया है सबकी प्रेजेंस वहाँ पर रहे, यानी यहाँ से हम देख सकते हैं कि यदि कोई पार्टी जीत कर नहीं आई है तो उसकी भी प्रेजेंस यहाँ पर बनी रहे, इसके लिए इनको यह पावर दी गई है। अब हम आगे देखते हैं प्रश्नकाल के बारे में कि किन किन प्रकार के प्रश्नों को यहाँ पर पूछा जाता है। अब हम स्टैंडर्ड क्वेश्चन की बात करें तो विपक्ष द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर मौखिक रूप से देना होता है। स्टैंडर्ड क्वेश्चन में क्या होता है कि जो इनके द्वारा प्रश्न पूछे जाते हैं उनको मौखिक रूप से उनको उत्तर देने होते हैं। उत्तर देने के बाद भी इनको पुनः से प्रश्न पूछने की क्या होती है, यहाँ पर शक्ति होती है। यानी सब्सिडरी क्वेश्चन भी यहाँ पर पूछे जा सकते हैं। किसी विषय पर उनके द्वारा प्रश्न पूछा गया और यहाँ से जवाब उनको मिला, अब उस प्रश्न के द्वारा जो जवाब मिला उस पर भी यह बहस कर सकते हैं। अब अनस्टैंडर्ड क्वेश्चन की बात करें तो इस प्रकार के क्वेश्चन को लिखित में देना होता है, यानी इनको राइटिंग में देना होता है, तो अनस्टैंडर्ड क्वेश्चन यहाँ पर कहा जाता है। अब शॉर्ट नोट क्वेश्चन की बात करें तो शॉर्ट नोट क्वेश्चन क्या कहलाते हैं, यह जो वर्डिट है, इस प्रकार के प्रश्न पूछने से पहले नोटिस देना होता है कि आप इस प्रकार के प्रश्न पूछ रहे हैं। शॉर्ट नोट क्वेश्चन इसी को कहा जाता है। इसकी समय अवधि 10 दिन तक की होती है, यानी 10 दिन के पहले आपको ऐसा नोटिस देना होगा कि आप इस प्रकार के प्रश्न पूछ रहे हैं, तो शॉर्ट नोट के द्वारा आपको नोटिफिकेशन देना होगा, उनको बताना होगा कि आप इस प्रकार के प्रश्न पूछने वाले हैं, तो उसे शॉर्ट नोट क्वेश्चन कहते हैं। अब हम आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं 0 आवर के बारे में। प्रश्नकाल में आप तीन प्रकार के प्रश्नों को समझा कि किस किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। अब हम 0 आवर यानी शून्यकाल की बात करते हैं, जिसका समय हम देख सकते हैं कि 12 से लेकर 1 बजे तक का होता है और 1 बजे के बाद इनका लंच होने वाला है। तो 0 आवर में क्या चर्चा होती है, इस समय काल में आपातकालीन समस्या, यानी हम देख सकते हैं कि इतना बड़ा डाइवर्स देश है, इसमें विभिन्न प्रकार की समस्याएं आती जाती रहती हैं। इन्हीं समस्याओं पर चर्चा करने के लिए 0 आवर रखा गया है। और 0 आवर के बारे में आपको एक जानकारी बता दें कि इसका आविष्कार भारत द्वारा ही किया गया है, किसी अन्य देश से इसको स्वीकार नहीं किया गया है। तो हम इस पर देख सकते हैं कि आपातकालीन समस्याओं की चर्चा के लिए इसे प्रारंभ किया गया। इसके पहले नोटिस देना होता है और संसद में इसका समय जो 12 बजे से लेकर 1 बजे तक के बीच होता है। इसका आविष्कार भारत द्वारा किया गया। और एक बात और आपको याद रखनी है कि 1962 से इसका प्रयोग किया जाता आ रहा है। 1962 से यह हमारे यहाँ पर प्रारंभ किया गया था। अब हम आगे देख सकते हैं, थोड़ी सी हम मोशन के बारे में चर्चा करेंगे कि कौन कौन से मोशन हमारे यहाँ पर होते हैं। मोशन एक तरीके का प्रस्ताव होता है। सब्सटेंटिव मोशन होता है, सब्स्टिट्यूट मोशन होता है और सब्सिडरी में मोशन होता है। यह 3 प्रकार के मोशन की यहाँ पर चर्चा की जाती है। इन तीनों मोशन के बारे में हम यहाँ पर जानकारी प्राप्त करेंगे। सब्स्टिट्यूटिव मोशन जो होता है इसका अर्थ होता है मूल या वास्तविक। तो यहाँ पर हम तब समझ सकते हैं कि यह जो मोशन होता है ऐसे अवसर पर लाया जाता है जब राष्ट्रपति पर महाभियोग लाना हो या फिर हम देख सकते हैं कि चुनाव आयुक्त को पद से हटाना हो, तो इस प्रकार का मोशन या प्रस्ताव यहाँ पर लाया जाता है। तो इसे सब्स्टेंटिव मोशन कहा जाता है। अब सब्स्टिट्यूटिव मोशन के बारे में हम बात करें तो सब्स्टिट्यूटिव मोशन क्या कहलाता है, इसका अर्थ होता है स्थानापन्न गति से पहले चल रहे मोशन को परिवर्तित करने के लिए। यानी हम देख सकते हैं स्थानापन्न यानी जो पहले से चल रहा है उस मोशन को परिवर्तित करने के लिए यह मोशन लाया जाता है। यदि हम देख सकते हैं कि कोई भी ऐसा मोशन होता है जिसको लाने के बाद यह महसूस होता है कि इसमें थोड़ा सा परिवर्तन की आवश्यकता है, तो सब्स्टिट्यूट मोशन को यहाँ पर लाया जाता है।
अब हम सब्सिडरी की बात करें, सब्सिडी के बारे में आपने जानकारी प्राप्त होगी। तो यह सहायक यानी यहाँ जो भी आपको सुविधाएं दी जा रही हैं उसके अलावा भी कुछ सुविधाएं देना, वह कहलाता है सब्सिडी। और सब्सिडरी मोशन के बारे में यहाँ पर हम चर्चा करते हैं कि इसे सहायक प्रस्ताव कहा जाता है। इस प्रकार के प्रस्ताव में जो कि मूल प्रस्ताव है, इसके किसी भी हिस्से में बदलाव करने के लिए लाया जाता है। अब जब यहाँ पर मूल प्रस्ताव लाया जा रहा है तो उसमें बहुत सारी बातें होंगी, बहुत सारे पार्टों में यह डिवाइड होगा। तो किसी पार्ट को यदि आपको परिवर्तित करना है तो सब्सिडरी मोशन को लाना होगा। तो इस प्रकार के कार्य सब्सिडरी मोशन में किए जाते हैं। तो तीनों मोशन आपने समझे, सब्सटेंटिव, सब्स्टिट्यूट और सब्सिडरी। चलो आगे देखते हैं। पॉइंट ऑफ ऑर्डर के बारे में हम इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। पॉइंट ऑफ ऑर्डर का हिंदी में अर्थ होता है आदेश का बिंदु। चलिए तो देखते हैं कि संसद की जो नियमावली है इसके उल्लंघन पर विपक्ष द्वारा पॉइंट ऑफ ऑर्डर लाया जाता है। इसके आते ही संसद की प्रक्रिया को रोक दिया जाता है। सरकार द्वारा किए जाने वाले अनैतिक कार्यों को रोकने के लिए इस प्रकार के प्रस्ताव लाए जा रहे हैं। चलिए इस चीज़ को भी अच्छे से समझ लेते हैं। जैसे ही आपकी पार्टी जीत कर आती है तो इसमें जो मंत्री होते हैं उनके पास बहुत सारी पावर्स होती हैं, शक्तियां होती हैं, और इन पावर का जो जब भी वो मिसयूज़ करते हैं तो विपक्ष के द्वारा इस पर क्या प्रतिक्रिया होनी चाहिए उसके बारे में पॉइंट ऑफ ऑर्डर लाया जाता है। विपक्ष द्वारा कहा जाता है, पॉइंट ऑफ ऑर्डर ला दिया जाता है और उनके द्वारा यह बताया जाता है कि आपके द्वारा आपकी पावर्स का मिसयूज किया जा रहा है, गलत तरीके से आप अपनी पावर्स का यूज कर रहे हैं। तो संसद को इस प्रकार की जानकारी देते ही क्या होता है कि उसकी जो प्रक्रिया है उसको रोक दिया जाता है और यहाँ पर उनके द्वारा जो भी कृत्य किए जा रहे हैं उन पर चर्चा होने लगती है। तो अनैतिक कार्यों को रोकने के लिए इस प्रकार का प्रस्ताव लाया जाता है जिसे पॉइंट ऑफ ऑर्डर कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। हाफ आवर डिस्कशन की बात करें तो जनहित से संबंधित ऐसे मुद्दे जिन पर विस्तृत चर्चा करनी हो। अब हम देख सकते हैं कि देश में बहुत सी गतिविधियां चलती हैं। यदि कोई ऐसा मुद्दा आता है जो जनहित से संबंधित है, लोकहित से संबंधित है, कहीं पर भी किसी हिस्से में जनहित से संबंधित ऐसी समस्याएं चल रही हैं जिनके निराकरण की आवश्यकता वर्तमान में है, तो इस प्रकार की निराकरण की आवश्यकता के लिए हाफ आवर डिस्कशन को लाया जाता है। जनहित से संबंधित ऐसे मुद्दे जिन पर विस्तृत चर्चा की आवश्यकता होती है, इस प्रकार के मुद्दों के लिए स्पीकर के समक्ष यह शक्ति होती है, यानी जो यह शक्ति होती है वह किसके पास होती है? अध्यक्ष के पास होती है। जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है, स्पीकर होता है, उसके पास यह शक्ति होती है कि वह हफ्ताह में जो कि सप्ताह होता है उसमें 3 दिन तक हाफ आवर डिस्कशन रख सकता है। यानी सप्ताह के 3 दिन हाफ आवर डिस्कशन के माध्यम से उस समस्या का समाधान के लिए मेंबर से कह सकता है कि आप इस प्रकार की समस्या वर्तमान में मौजूद है और इस समस्या पर आप चर्चा कीजिए। इस अवधि में चुने हुए मुद्दों पर ही चर्चा की जाती है। जो मुद्दा अध्यक्ष के द्वारा चुना जाता है उसी मुद्दे पर यहाँ पर चर्चा होती है। अब हम बात करेंगे शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन के बारे में, यानी अल्प समय के लिए जो डिस्कशन किया जाता है उसके बारे में यहाँ पर हम चर्चा करेंगे। यह क्यों लाया जाता है? यह भी जनहित के कार्यों से, जनहित के मुद्दों से संबंधित कार्यों को करने के लिए लाया जाता है। इसका समय काल होता है वह 2 घंटे का होता है। यानी शॉर्ट के रूप में हम बात करें तो वहाँ पर 3 दिन का समय दिया जा रहा था हाफ आवर डिस्कशन में, लेकिन हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो कि शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन होता है उसमें 2 घंटे का एक समय निकाल लिया जाता है जो कि जनहित के मुद्दों पर चर्चा करने के लिए निकाला जाता है। इसके लिए सप्ताह में 2 दिन का समय दिया जाता है और 2 दिन तक 2-2 घंटे तक इस पर चर्चा होती है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं इसके लिए किसी भी प्रकार के नोटिस की आवश्यकता नहीं होती है और 1993 से यह कार्य प्रारंभ किया गया था। कोई भी जनहित से संबंधित मुद्दा आ जाता है तो उस पर शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन की आवश्यकता होती है, तो 2-2 घंटे का हफ्ते में समय दे दिया जाता है और वहाँ पर मेंबर्स हैं उसका समस्या का समाधान खोजने का प्रयास करते हैं। अब स्पेशल मोशन की बात करें तो स्पेशल मोशन किस परिस्थिति में लाया जाता है? सबसे पहले हम देख सकते हैं कि सबसे पहले राज्यसभा में यह होता है, तो इसके बारे में आपको विशेष जानकारी प्राप्त करनी है। जहां स्पेशल सेशन की बात हो या स्पेशल मोशन की बात हो तो क्या होता है, यह राज्यसभा से प्रारंभ होता है। इसी को लोकसभा में नोटिस बोला जाता है। जहां हम देख सकते हैं कि स्पेशल मोशन कहां पर बोला जाता है, राज्यसभा को, तो उसी प्रक्रिया को कहां पर लोकसभा में क्या बोला जाता है, नोटिस बोला जाता है।
जो कि प्रस्ताव किसी भी प्रकार के मोशन से संपन्न नहीं होता वह इसके प्रयोग से पूर्ण हो जाता है। यानी बहुत दिन से किसी भी मोशन पर चर्चा हो रही है, उसका समाधान निकल कर नहीं आ रहा है, तो स्पेशल मोशन लाया जाता है, जो कि राज्यसभा में स्पेशल मोशन के नाम से लाया जाता है। और जो कि लोकसभा होता है वहाँ पर नोटिस के द्वारा यह जारी कर दिया जाता है कि इस प्रकार का जो मोशन है उसके बारे में चर्चा चल रही है, कोई भी समाधान खोजा नहीं जा रहा है, उसको पूर्ण रूप से समाप्त करने के लिए, संपन्न करने के लिए इस प्रकार का मोशन लाया जाता है, जिसे स्पेशल मोशन कहते हैं। अब रेजोल्यूशन की बात करें तो किसी भी प्रकार के प्रस्ताव को लाने से पूर्व इसके लिए मतदान कराया जाता है, लेकिन मोशन के लिए किसी भी प्रकार की वोटिंग नहीं कराई जाती। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि रेजोल्यूशन पर जब भी किसी भी प्रकार की चर्चा होनी होती है तो उसके लिए मतदान की आवश्यकता होती है, लेकिन जब मोशन लाया जाता है तो यहाँ पर मतदान की आवश्यकता नहीं होती है, मोशन ऐसे ही ला दिया जाता है। अब रेजोल्यूशन की बात करें तो इसके लिए क्यों आवश्यकता होती है? जब रेजोल्यूशन या किसी भी चीज़ में परिवर्तन करना है, कोई भी नया परिवर्तन लेकर आप आ रहे हैं, तो कुछ मेंबर्स की सहमति की आवश्यकता होगी। लगभग 50 सदस्यों से आप यहाँ पर सहमति लेंगे कि इस प्रकार का रेजोल्यूशन हम लाना चाहते हैं। तो रेजोल्यूशन की जब भी बात होती है तो वहाँ पर क्या होता है, इसके पूर्व मतदान कराया जाता है। यह बात आपको याद रखनी है। इसी प्रकार के वर्डिक्ट से प्रश्न बन जाते हैं जो कि आप कन्फ्यूजन पैदा करते हैं। इस प्रकार की वर्डिक्ट को आप यदि याद रखेंगे तो आसानी से आप अपने प्रश्न का उत्तर दे पाएंगे। चलिए आगे देखते हैं, यूथ पार्लियामेंट के बारे में थोड़ा सा समझते हैं। यह एक प्रकार की स्कीम होती है, इसका कार्य जनता को संसद के कार्यों के बारे में जानकारी देना होता है। मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर द्वारा इसकी ट्रेनिंग की जाती है। अब हम देख सकते हैं कि पार्लियामेंट के अंदर क्या चल रहा है, लोगों को कैसे पता चलेगा, तो इसके बारे में जो जानकारी प्राप्त कराने का सोर्स होता है वह यूथ पार्लियामेंट होती है। और जो संसदीय मंत्रालय होता है, मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर होता है, इसके द्वारा इसकी ट्रेनिंग कराई जाती है तथा लोगों तक इसकी जानकारी पहुंचाई जाती है कि पार्लियामेंट किस प्रकार से वर्क कर रही है। तो हमने इस व्याख्यान में बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ों को समझा जो कि आपके पेपर से संबंधित हैं, जो कि आपसे बार बार पूछ ली जाती हैं, और इसी प्रकार के व्याख्यान हम निरंतर लाते जा रहे हैं और आपको जो भी संसद से संबंधित वर्डिक्ट हैं उनके बारे में विशेष जानकारी प्राप्त होती है। चलिए, तो इसके साथ ही आज का लेक्चर समाप्त करते हैं। यदि इस प्रकार की जानकारी आप ऐसे बच्चों तक पहुंचाना चाहते हैं जो इस प्रकार की शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, तो उन तक आसानी से इसको पहुंचाइए ताकि वह बेहतर ज्ञान प्राप्त कर सकें। आज के युग में मोबाइल का बहुत ही गलत तरीके से प्रयोग हो रहा है। बच्चों के द्वारा विभिन्न प्रकार के गेम्स के एडिशन लगे हुए हैं और विभिन्न प्रकार की ऐसी बुरी आदतें घसी हुई हैं जिनसे हम देख सकते हैं कि रील्स वगैरह होती हैं और गेम्स वगैरह होती हैं, पबजी वगैरह, जिसकी दुर्घटनाएं आपके सामने आती रहती हैं। तो इस प्रकार के समय में आप अपने बच्चों के लिए इस प्रकार के व्याख्यान प्रोवाइड करा सकते हैं, उनसे बोल सकते हैं कि यह जो व्याख्यान है आप देखिए और इस प्रकार को उनको साथ बैठाकर इस प्रकार का अध्ययन कराइए जो कि इनको भविष्य में बहुत ही बेहतर जानकारी प्राप्त कराएगा। चलिए, तो पढ़ते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, भारत माता की जय। धन्यवाद।